चल पढ़ेंगे प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। सी नाउ ये पूरे चैप्टर में हमने ना क्या देखा था पता है, ये जो चैप्टर था हमारा, ये सोर्स ऑफ फंडिंग और ये सब और कॉर्पोरेट फाइनेंस था। फाइनेंसिंग में क्या था कि हम लोग कहाँ कहाँ से पैसे लेकर आ रहे हैं, इट कैन बी डेट, इट कैन बी इक्विटी और फलाना डिंगना, हमने ये सब समझा। अब फाइनेंस अब क्यों लाते हो, आपको किसी प्रोजेक्ट में वो पैसा डालना है इसलिए, है ना। हमने कोई सोचा है कि भाई ये बढ़िया प्रोजेक्ट करेंगे, उस प्रोजेक्ट में लेकिन उस प्रोजेक्ट में हमें पैसा चाहिए, इसलिए हम वो बाहर से पैसा लेकर आते हैं। वो जो हम पैसा लेकर आ रहे हैं वो फॉरेन फंडिंग हो सकती थी, इक्विटी हो सकता था, डेट हो सकता था। तो हमने ये सारी चीज़ें समझ ली, राइट। प्रोजेक्ट एवैल्यूएशन ये चैप्टर है, ये लोग अब आए, इनको याद आया कि अरे हम पैसा तो लेकर आ रहे हैं, पर जिस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लेकर आ रहे हैं क्या वो प्रोजेक्ट अच्छा है, वो भी तो एवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। तो बिफोर गेटिंग द फंडिंग लेट अस इवैल्यूएट द प्रोजेक्ट सो दैट यू नो हाउ मच अमाउंट टू गेट एंड इज इट वर्थ गेटिंग अमाउंट फॉर दैट प्रोजेक्ट। आया, प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए ये चैप्टर है। इस चैप्टर में कॉर्पोरेट फंडिंग क्या पैसा कहाँ से आ रहा है कोई बात नहीं हुई हुई है। प्रोजेक्ट को कैसे इवैल्यूएट करोगे, देखोगे कि भाई उसका कॉस्ट सही है कि नहीं है, किसमें लेबर सही आ रही है कि नहीं, आइडिया अच्छा है कि नहीं अच्छा है। नॉर्मल प्रोजेक्ट हुआ, हाँ जैसे बोलते हैं कि तुमने प्रोजेक्ट ले रखा है, हाँ उसके बारे में प्रोजेक्ट ही है, प्रोजेक्ट ही है, ठीक है, सिंपल है बस ऐसे प्रोजेक्ट की। जिस भी अगर मान ले कंपनी को न्यू कोई बिजनेस यूनिट सेटअप करना है, तो एक उनका प्रोजेक्ट है, नया काम करना है, उनको कोई नया प्रोडक्ट लेकर आना है, नई सर्विस देनी है, तो इट इज़ अ न्यू प्रोजेक्ट। अब जो नया प्रोडक्ट लेकर आना है उसके बारे में तुम क्या क्या पता लगाओगे कि मार्केट में उसकी कोई डिमांड है, अगर वो बनाया तो उससे एडिशनल कॉस्ट कितना होएगा, वो बनाया तो कितने टाइम में उससे पैसा रिकवर हो जाएगा, क्या नया बंदा अपॉइंट करना पड़ेगा, क्या उसके लिए नई जगह चाहिए, ऐसा देयर आर सेवरल रीजंस हो सकते हैं, राइट। तो देर आर सेवरल एरियाज और सेवरल थिंग्स विच विल यू हैव टू इवैल्यूएट टू नो कि भाई ये प्रोजेक्ट वायेबल है या नहीं, मतलब सही है या नहीं है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आ रहा है समझ। तो बस ये वही है, अब बस सुनते जाओ फटाफट और टिक 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 करते जाओ। रीड हम फालतू ज़्यादा करेंगे नहीं, एम तुम बोर हो जाओगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, फर्स्ट पैराग्राफ बस इतना हम पढ़ लो। सिस्टमैटिक प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन क्या होता है, सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होता है किस चीज़ का, कोई भी ऑनगोइंग या कंप्लीटेड प्रोजेक्ट का, है ना। एम क्या होता है, टू डिटरमाइन रेलेवेंस एंड लेवल ऑफ अचीवमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपमेंट, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इम्पैक्ट एंड सस्टेनेबिलिटी। ईजी है। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग द कॉस्ट प्रोजेक्ट, अभी वो प्रोजेक्ट का कॉस्ट किससे अफेक्ट होएगा, मटेरियल कितना महंगा है, लेबर कितनी महंगी है उस प्रोडक्ट की। इम्पैक्ट ऑन मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट कॉस्ट, मतलब आप कैसे कर रहे हो कंस्ट्रक्शन, स्टेप वाइज कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हो, इकट्ठी लेबर आ रही है, व्हाट इज़ हैपनिंग। वेरिएशंस ऑर्डर्स और प्रोजेक्ट कॉस्ट, कि भाई वेरिएशन ऑर्डर मतलब न्यू कस्टम, हाँ चेंजेस या कुछ, अगर आपने प्रोजेक्ट में कोई नया चेंज लाया या आपका प्रोजेक्ट कस्टम प्रोजेक्ट है, मतलब जैसे कि आपको कुछ प्रोडक्ट बनवाना था, वो सबके लिए तो बनता है पर तुमने स्पेसिफिक बनवाया कि मेरे को इस पर अपना नाम लिख के दो जैसे, तो कस्टम प्रोडक्ट बनवाया। डिले, अगर मान लो कॉस्ट वो प्रोजेक्ट डिले हो गया तो कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाएगा। नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट, अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है तो कहाँ हो रही है, हिली एरिया में होगी ज़्यादा खर्चा आएगा, नॉर्मल एरिया में होगी कम खर्चा आएगा। नीड ऑफ द नेचर ऑफ द स्ट्रक्चर, कैसा बना रहे हो, फैक्ट्री बना रहे हो कि कोई बहुत आलीशान मॉल बना रहे हो। प्रोजेक्ट क्वालिटी, कितनी अच्छी क्वालिटी है। रेगुलेटर्स एंड इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स, इंश्योरेंस मैंडेटरी है तो करवानी पड़ेगी, खर्चा ज़्यादा। साइज़ ऑफ द प्रोजेक्ट, डन है, बस इतना ही था इसके अंदर, फालतू मैं क्या पढ़ूँ इसमें। आया, कहीं पर कोई ज़रूरत लगी बता दो, हम रीड कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हारा डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट, अभी जो पूरा डब्बा बना है इस डब्बे से घबराना नहीं, खाली पॉइंट्स ही देखने हैं। जब भी अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट कॉस्ट तुम डिटरमाइन करोगे तो क्या क्या चीज़ों के कॉस्ट को तुम ध्यान में रखोगे, कुछ नहीं ना। अगर कॉस्ट है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो कॉस्ट किस चीज़ की आएगी, जगह की आएगी, उस जगह के डेवलपमेंट की आएगी, वही है ना, लैंड, साइट डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट इरेक्शन एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिफिकेशन, वो बिजली का पावर का वो खर्चा लेना है। अदर मैन्युफैक्चरिंग एसेट्स लाइक मोल्ड्स, मटेरियल्स एक्सेट्रा, ये क्या इसमें मैं समझाऊँ ना, टेक्निकल नो हाउ, डिपॉजिट्स, अदर एसेट्स, ये सारी चीज़ों के खर्चे आते हैं। अब ये जो फॉर्मेट बनाया हुआ है, फॉर्मेट क्यों बनाया है, क्योंकि ये सारा तुम्हारा 10, 11, 12, 13, 13th पॉइंट के बाद तुम्हारा टोटल कैपिटल कॉस्ट लिखी हुई है, देखो ये सब चीज़ के बाद तुम्हारी टोटल, अरे नेक्स्ट पेज क्रिश, ये सब चीज़ के बाद तुम्हारी टोटल कैपिटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। और लास्टली तुम्हारा मार्जिन मनी के बाद टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आ जाएगी। आया समझ। अब तक टोटल कैपिटल कॉस्ट था, फिर वो वाला, अब प्रोजेक्ट अप्रेजल, अप्रेजल माने
कौन सा वाला होता है अप्रेजल तेरा कंपनी में? कंपनी में जो लगता है आपको इंक्रीमेंट मिलता है, इंक्रीमेंट वो मिलता है कि दूसरा है? वो तो नहीं रहेगा, वो तो एक प्रोजेक्ट को चेक कर रहे हैं कि कैसे करना है, कैसे जब वो ना रहता है। कंपनी में भी और यहाँ पर भी दोनों में अप्रेजल का मतलब एक ही है। जब भी तेरा अप्रेजल होता है ना, तेरे को इंक्रीमेंट मिलती है, पर अप्रेजल का मतलब इंक्रीमेंट नहीं होता है। अप्रेजल का मतलब होता है तेरी परफॉर्मेंस को रिव्यू करना। असल मतलब अप्रेजल का होता है रिव्यू करना। तो तेरे अप्रेजल आते हैं, इसका मतलब रिव्यू होगा और फिर तेरी इंक्रीमेंट लगती है। ठीक है, तो अप्रेजल आ रहे हैं से हमारी इंक्रीमेंट आ जाती है, वो हमको पता है, ऐसा होता है बस। इसलिए हम लोग इकट्ठा बोल देते हैं उसको, हम सेम वर्ड यूज़ करते हैं। पर अप्रेजल का मतलब रिव्यू है कि तेरे परफॉर्मेंस की रिव्यू की जाएगी और उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, समझ आया? तब तुम्हारा प्रोजेक्ट अप्रेजल थ्रू फीसिबिलिटी एंड ड्यू डिलिजेंस, तो आप अपने अप्रेज करना। अप्रेजल कैसे होएगा तुम्हारा? पूरा प्रोजेक्ट अप्रेजल मीन्स कंपेयरिंग और असेसिंग दी प्रोजेक्ट क्रेडिबिलिटी, वायबिलिटी टू नो दी ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी टू इवैल्यूएट द की फैक्टर। सब कुछ आया समझ? उसके बाद तुम्हारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल। प्रोजेक्ट अप्रेजल इंपॉर्टेंट क्यों है? लेती मैं प्रोजेक्ट अप्रेजल इंपॉर्टेंट क्यों है? यार ये बंद करना पड़ेगा। वीडियो में दिखा देंगे। हाँ, रिदम को दिखाऊंगी, ये मेरी फेवरेट चॉकलेट है। मेरे को पता था ना, मैं इसको लेके आया था। मुझे कैप्सूल भी पसंद है। नहीं, मुझे तो यही पसंद है। फ्रूट रोल और एक ये फ्रूट एंड नट नहीं है ना, फ्रूट एंड नट नहीं अच्छी लगती, उसमें किशमिश होती है, उसमें किशमिश होते हैं। हाँ, ये सिर्फ बादाम वाली है, उसका नाम क्या था? रोस्टेड आलमंड। आलमंड्स, आलमंड्स नहीं होता है, शायद आलमंड्स होता है। अब रिदम को बता रहे हैं हम खा रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ खा रहे, वो तो खाते ही नहीं ना, उसको बुरा नहीं लगेगा खाना। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल। प्रोजेक्ट को अगर रिव्यू करोगे क्या पता लगेगा कि प्रोजेक्ट की क्रेडिट वर्दिनेस कितनी है। फिर क्रिटिकली एनालाइज करोगे, assumptions देखोगे क्या क्या, मतलब प्रोजेक्ट के बारे में पता लगा रहे हो आप। अप्रेस करने से उसका सब कुछ पता लग जाता है। क्रेडिट वर्दिनेस एनालाइज करोगे, assumptions कि आपने सोचा था कि ऐसे काम हो जाएगा, वैसा काम हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो यू हैव टू नो अबाउट इट, राइट? वही दिया हुआ है। और अदर फैक्टर्स, मैन पावर, ये सब। ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑल्सो सर्व्स एज अ बेंचमार्क। अब तुमने अप्रेस किया तो रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट तो रिव्यू, अप्रेस किया तो प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट तुम्हारे आगे आने के लिए, कंपैरिजन के लिए काम आ जाएगी, राइट? अब जब तुम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लेते हो तो तुमने अलग अलग टाइप से अप्रेस किया होगा, तो ये सारे फैक्टर्स जो है ना, ये सारे फैक्टर्स तुम्हारे काम आते हैं टू अंडरस्टैंड कि कितना उसको फंडिंग मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो अप्रेजल तुम्हारा मैनेजमेंट अप्रेजल होएगा, टेक्निकल अप्रेजल, मार्केटिंग अप्रेजल, फाइनेंशियल अप्रेजल और सोशल बेनिफिट। तो ऐसा होना कि मैनेजमेंट रिव्यू करा, टेक्निकल रिव्यू नहीं नहीं, हम मैनेजमेंट का रिव्यू करते हैं पूरे प्रोजेक्ट में। अब हम प्रोजेक्ट का अप्रेस कर रहे हैं ना, मतलब इस प्रोजेक्ट में जो मैनेजर्स हैं वो कैसे हैं, इस प्रोजेक्ट का जो टेक्निकल है एस्पेक्ट वो कैसा है, प्रोजेक्ट की मार्केटिंग कैसे हो रही है, प्रोजेक्ट में फाइनेंशियल मतलब प्रॉफिट कितना बन रहा है, और प्रोजेक्ट में सोशल बेनिफिट, लोगों का क्या भला हो रहा है। तो उस प्रोजेक्ट का वैसे अप्रेजल किया जाता है। क्यों? अगर अच्छा मैनेजमेंट नहीं होएगा तो पक्का कभी ना कभी डाउनफॉल आ जाएगा। मार्केटिंग नहीं हो रही है तो तुम कमा नहीं पाओगे, सोशल बेनिफिट होना चाहिए, बेसिक सोसाइटल फैक्टर है। तो ये सारे टाइप से अप्रेजल होता है। ये ध्यान से पढ़ो हाँ, क्योंकि ये आगे वाले पूरा में यही होने वाला है। मैनेजमेंट अप्रेजल हुआ टू मैनेज की प्रॉपर्ली मैनेज हो रहा है नहीं। अब तुमने आगे देखो, टू असेस दी अबव की पैरामीटर्स बैंक्स और फोकस ऑन दी फॉलोइंग क्रूशियल एस्पेक्ट। मतलब अगर मेरे को मैनेजमेंट अप्रेजल करना है तो मैं क्या चेक करूँगी, प्रमोटर का बैकग्राउंड क्या है, उनकी मैनेजेरियल स्किल्स कैसी हैं। पॉइंट समझ आया? अगर मुझे टेक्नोलॉजिकल अडॉप्ट क्या किया तो टेक्निकल अप्रेजल, तो वैसे वैसे सारे अप्रेजल है। रॉ मटेरियल है, अदर सोर्सेज, तो मतलब ये कौन सा अप्रेजल हुआ, ये भी टेक्निकल अप्रेजल हुआ। ठीक है,
रॉ मटेरियल वाला भी। स्कोप ऑफ द मार्केट, तो मार्केटिंग अप्रेजल हुआ, तो ये सारे अप्रेजल्स होते हैं। ये सब अप्रेजल आप इन इन तरीक़ों से चेक करते हो। आया समझ? उसके बाद तुम्हारे नीचे के जो 4 पॉइंट्स है ना, वहाँ पर खाली कंप्लायंस का अप्रेजल है, लीगल अप्रेजल जिसको कह सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, कंप्लायंस ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, रिस्क लेवल वाला अप्रेजल और ESG वाला अप्रेजल। आया? मेरे को सिल्क विल्क भी नहीं पसंद। सिल्क की होते हैं, बस इसके अंदर वो डाल दिया। नहीं यार, सिल्क मोटी सी होती है, ज़्यादा मीठी, पता नहीं। एक वो भी आती है ना यार, कैरेमल वाली, बड़ी पहले आती है, अंदर उसमें कैरेमल होता है एक बड़ी। हम्म मेरे को वो भी नहीं पसंद, वो बबली चाक वाली में फालतू लगती है वो तो। अच्छा हाँ, वो बबल से इतनी वो अरे वो तो फालतू लगते हैं, क्यों है पता नहीं लगता मेरे को तो। बॉडी अगर पिघल जाए तो खराब। हम्म पिघलने से हवा तो निकल जाएगी ना सारी। पिघलने का हवा थोड़ी होगी उसके अंदर यार। बबल्स होते हैं, गड्ढे से होते हुआ बबल्स होता है ना, तो पिघल जाती है, तो बंद हो जाते हैं सारे बबल। हाँ खाई है पिघली मैंने नॉर्मल लैब में पड़ी तो सारी पिघल गई थी, ऐसे ऐसे गई थी मैंने। तो वो बबल नहीं रही होगी ना, फिर वो नॉर्मल कैडबरी बना। नॉर्मल सिल्क बस। नहीं अच्छी लगती है मेरे को। सिंपल कैडबरी भी अच्छी लगती है, वो भी मैं खा लेती हूँ, जो बिना कुछ वाली है वो भी चलेगी। सिल्क नहीं पसंद। मैं तो खा लेता हूँ, बस मेरे साथ में नहीं है। तभी तो वो बोल रही है ना, इसको खाने दे, तू मत खा। चलो फिजिबिलिटी स्टडी पढ़ते हैं। नेक्स्ट फिजिबिलिटी स्टडी क्या होगी? फिजिबिलिटी यानी कि आपका प्रोजेक्ट फिजिबल कल को कुछ कमा के देगा या नहीं कमा के देगा ना। तो फिजिबिलिटी में हम 5 टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं कि उसका लीगल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट। लीगल एस्पेक्ट मतलब वही लीगल है या नहीं है। इकोनॉमिक कमा के देगा या नहीं देगा। टेक्निकल आपका हो गया। उसके अलावा ऑपरेशनल मतलब वही प्रोडक्ट कैसा है। और शेड्यूलिंग मतलब ड्यूरेशन, कितना लंबा प्रोजेक्ट है। ठीक है। तो ड्यू डिलिजेंस इन प्रोजेक्ट फाइनेंस। अब ये ड्यू डिलिजेंस वो CMADD का ड्यू डिलिजेंस यहाँ पर आ गया सारा का सारा। ड्यू डिलिजेंस इज इन प्रोजेक्ट फाइनेंस इज अ प्रोसेस दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल स्टेप्स टू इंश्योर दैट कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ ये प्रमोटर की हिस्ट्री का एनालिसिस किया, इवैल्यूएशन ऑफ द कंपनी करी, लीगल ड्यू डिलिजेंस किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ड्यू डिलिजेंस किया, रिस्क का ड्यू डिलिजेंस किया, टैक्स का, क्रेडिट एनालिसिस और प्रोजेक्ट वैल्यूएशन। तो उन्होंने ड्यू डिलिजेंस बताए सारे पॉइंट्स। अब ये सारे पॉइंट्स को अब इन्होंने समझाना शुरू किया है। तो सारे नहीं समझाए हैं, मेन लीगल, फाइनेंशियल और रिस्क वाले ही समझाए हैं। मतलब 3, 4, 5 पॉइंट्स उन्होंने आगे इलैबोरेट एक्सप्लेन कर दिए। लीगल ड्यू डिलिजेंस क्या होएगा? तुम क्या करोगे लीगल ड्यू डिलिजेंस में? देखोगे कि क्या क्या लॉज अप्लाई होते हैं, क्या क्या लॉ अप्लाई होते हैं, पहले वो देखा। जैसे देखा कि क्या लॉ अप्लाई होता है, उस हिसाब से तुमने देखा कि भाई एक सेकंड, मेरे को लग रहा है इसमें जा नहीं रही होगी बस, क्योंकि वहाँ पर नहीं सेट है ना ये। मैम के लिए चाहिए। खा लो तुम। तो चलो अभी एनालिसिस करोगे तो क्या एप्लीकेबल लीगल फ्रेमवर्क तुम देखोगे। आई होप आवाज़ आई हो। तो प्रोजेक्ट की पब्लिक प्रोक्योरमेंट सब कुछ वही लीगल देख लिया। फिर अगर एक बार देख लिया कि कौन से लॉज अप्लाई होते हैं, तो देखोगे कि एलिजिबल होगी नहीं है तुम। असेसमेंट ऑफ द लीगल रेडीनेस ऑफ प्रोक्योरिंग अथॉरिटी, मतलब चेक कि भाई आर यू रेडी फॉर द एप्लीकेबल लॉज। उसके बाद इन डेप्थ लीगल एनालिसिस, जो लॉज एप्लीकेबल हैं वो तो तुमने देख लिए। मान लो कुछ और लॉ कहीं से कुछ इन डेप्थ एनालिसिस करो कि जो तुम्हारे पर एप्लीकेबल नहीं है पर कल को लग सकता है। इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द मेन प्रोजेक्ट इशूज, इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ अनदर लॉज एज वेल। ठीक है, वहाँ पे लिख लो भले अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो। पहला एप्लीकेबल लॉज, दूसरा रेडीनेस विद रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेबल लॉज, तीसरा इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ अनदर लॉज।
तीसरा क्या था? इन डेप्थ एनालिसिस लिखा है ऑफ अदर लॉज कर लो। इन डेप्थ लीगल एनालिसिस लिखा है ना, तो वही है वो, इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ अदर लॉज। डन है। उसके बाद तुम्हारा एग्जाम्पल्स दे दिए, आ जाओ नेक्स्ट। टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या होगी कि तुम्हारे पास रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं या नहीं है, वही होगा ना। तो भाई जनरली द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस इज अंडरटेकिंग: इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स, कैपेबिलिटी, परफॉर्मेंस, ब्ला 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 ब्ला। डन। प्रॉपरली डिजाइंड टेकिंग इनटू, अब नेक्स्ट पेज पर, एन इन डेप्थ अप्रोच इज डन टू इंश्योर दैट अ प्रोजेक्ट इज, 2 पॉइंट्स ऊपर वाले नेक्स्ट पेज के, 3 है मैम। अच्छा 3, प्रॉपरली डिजाइंड टेकिंग इन कंसिडरेशन द पर्टिनेंट वेरिएबल्स, अप्रोप्रिएटली इंजीनियर्ड है एंड एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स, आपने फॉलो किए हैं कि नहीं किए। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी में क्या दिया, ये इसमें क्या दिया हुआ है कि जब टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो ये सारी चीज़ों का ध्यान देते हो। फाइंड प्लेस इन टेक्निकल डिटेल्स आर एज फॉलोज: मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी, आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, बस 3-4 पॉइंट्स कर लो इसमें, बाकी तो उन्होंने रेल बना दिया आगे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एंड ड्यू डिलिजेंस पर। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में सब कुछ अब यहाँ पर दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करो, लीगलिटी चेक करो, टैक्स, सेक्रेटरियल, एचआर, सारा फाइनेंशियल चेक करोगे। चेकलिस्ट दे दिया, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन द कंपनीज फाइनेंस, पर्टिकुलर्स ऑन द कंपनीज एसेट्स, पार्टनर, सप्लायर्स और एम्प्लॉइज। खत्म। वो चेकलिस्ट आई थी ये फर्स्ट चैप्टर में। एक आया था, कुछ एक आधा चेकलिस्ट फर्स्ट चैप्टर में नहीं, CMA ऑडिट में जो आती है वो, उसमें। हाँ, फोर्थ चैप्टर में जो एक, हाँ 7th चैप्टर था ना, हमने पढ़ी थी ना किसी की, तो थोड़ी बहुत ही ज़्यादा। बहुत ज़्यादा चेकलिस्ट पढ़ी थी। हाँ एक ही आई थी कुछ, एक ही आई थी, उसमें कुछ भी नहीं नॉर्मल नॉर्मली एक ही आई थी ना, कुछ था तो सही है, कह दी चेकलिस्ट जैसा, ऐसा स्पेसिफिक नहीं आया था कुछ बहुत ज़्यादा। मैंने नहीं पढ़ी ना चेकलिस्ट ध्यान से, नहीं बहुत ध्यान से, पर पढ़ लेना, पर बहुत ध्यान से करो। क्योंकि इधर उधर तो कर ही सकते। ठीक है। नेक्स्ट फटाफट, कुछ नहीं है, फालतू चैप्टर खत्म हो गया बस। चेकलिस्ट फॉर फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट आया। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड, ये फालतू, अभी ये क्या ज़रूरत है। प्रोजेक्ट कॉस्ट वापस आ गया, देखो सेम लिखा हुआ है, लैंड, साइट, सिविल, कंस्ट्रक्शन, ब्ला ब्ला ब्ला, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट है, पता नहीं एक ही चैप्टर में रिपीट। मीन्स ऑफ फाइनेंस, कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है, पूरे चैप्टर का समरी, इक्विटी, इंटरनल, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, गवर्नमेंट सब्सिडी, टर्म लोन, पेमेंट, ये नहीं पढ़ेगा। नहीं आएगा पता है। प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेट्स, अभी तुम अगर प्रॉफिट कमा रहे हो तो कैसे पता लगेगा, रेशियोज हैं, बैलेंस शीट है, पीएनएल अकाउंट है, सब बना के भेज दिया उन्होंने पागल। फिर हाँ रेशियो एनालिसिस कर दिया उन्होंने, फिर बोलो नहीं नहीं आगे है इसके। ऑब्जेक्टिव लाइबिलिटी फाइनेंशियल रिस्क असेसमेंट में आता है। रोल ऑफ सीएस है, रोल ऑफ सीएस मार्क करो, काम करता है, रोल काम होता है पर पढ़ते नहीं हैं। पर पूछते ना। तो स्कैनिंग में होता है। स्कैनर बहुत बड़ी रोल है। हाँ पूछते भी हैं तो आया होगा। फिर एक्टिविटी फ्लो चार्ट जाने दो, सम एग्जांपल्स भी जाने दो। प्रोजेक्ट वायबिलिटी एंड रिसर्च और इनोवेशन, क्या हाँ कंप्लीटेड है, सक्सेसफुल है या नहीं है, वही सब दिया हुआ है। डिफाइन द स्कोप, कंडक्ट मार्केट एनालिसिस, फाइनेंशियल प्लान, वही सेम है। 693 उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट आओगे ना जब भी, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी एजेंसीज दिए हुए हैं, वो एजेंसीज मार्क कर लो कि ये सारे अथॉरिटी, फाइनेंशियल सिस्टम, ये सारे लीगल वायबिलिटी का काम हो गया ना यहाँ पर, कि सारी एजेंसी से तुमने कंप्लाई किया है कि नहीं किया है। अगेन सारे क्लियरेंसेज इनसे लेने होते हैं, वो डब्बा काम का नहीं है। फिर रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन, ये पूरा वापस से सीनियरिटी में रिस्क वाला चैप्टर नहीं था एक, सारा रिस्क आ गया कि रिस्क कैसे कैसे होते हैं। उस एक लास्ट लाइन में लिखा भी हुआ है, रिस्क लेवल इज इक्वल टू रिस्क प्रोबेबिलिटी टू रिस्क इम्पैक्ट, ये किया था ना हमने मल्टीप्लिकेशन जैसा। ये कहाँ पर है? ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ रिस्क हो गए, इंटरनल, फाइनेंशियल, टाइम, फिजिकल, फ्ला फ्ला फ्ला, बढ़िया। फिर केस स्टडी आ गई। केस स्टडी में अभी फालतू इकट्ठा कर कोई हाईवे की केस स्टडी है। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट इन प्रोजेक्ट फाइनेंस, क्रेडिट रिस्क कैसा हो सकता है, डिफॉल्ट हो सकता है। आओ आगे आओ, हुआ हाईवे वाला कट कर देना केस स्टडी।
Probability of default, loss given default, exposure at default. प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट मतलब पक्का वो हो सकता है ना, कुछ chances है default के। चांसेस है डिफॉल्ट के। लॉस गिवन डिफॉल्ट मतलब लॉस हो गया। लॉस के वजह से डिफॉल्ट हो गया। Default हो गया। और एक्सपोजर एट डिफॉल्ट माने नहीं पता। उसकी इच्छा ही default करनी है। नहीं, नहीं समझाया भी नहीं है। एक्सपोजर एट डिफ़ॉल्ट में कैसा लगता है कि वो हालात होते हैं ना, बोलते हैं कि ऐसा हो रखा है कि डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, वो लग रहा है मुझे, पता नहीं। लेकिन सारा कुछ है तो है नहीं कुछ, बस यही है। इतने में कुछ समझाया नहीं है ना, पॉइंट्स ही हैं सिर्फ। पढ़ लिया यहाँ तक, मतलब देख लिया ना, हो गया, चलेगा। नेक्स्ट आओ इंटरनल क्रेडिट रेटिंग और एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग। नेक्स्ट पेज पे ही था वो, क्रेडिट रिस्क के बाद वाले पेज पे काम का है वो। क्रेडिट रेटिंग करवाते हो ना तुम, क्रेडिट रिस्क होता है तो हाँ, बाहर से करवाते हो लोग, तुम्हें ABCD जो भी रैंकिंग देते हैं। एक तुम एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग करवाओगे, वो बाहर से करवाओगे, वो बंदे ऑथराइज्ड होंगे सेबी के अंदर या कहीं पर, पता नहीं रजिस्टर्ड भी होंगे। उसके अलावा तुम इंटरनल क्रेडिट रेटिंग भी कर सकते हो, तुम अपनी कंपनी के अंदर बंदे अपॉइंट करते हो जो बंदे क्रेडिट रेटिंग करते रहते हैं ऑन एन कंटिन्यूस बेसिस, ठीक है। तो वो इंटरनल हुई या ये एक्सटर्नल हुई, ठीक, पूछ सकते हैं। उसके अलावा वापस से ड्यू डिलिजेंस दिया हुआ है, क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का ड्यू डिलिजेंस करोगे, मार्केट, टेक्निकल, फालतू। नेक्स्ट आओ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। रिपोर्ट कैसे बनेगी, तुमने पूरी रिपोर्ट बनानी होगी ना, कि अब तुम्हें समझ में आया कि भाई ये पूरी रिपोर्ट है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट मतलब मैंने इकट्ठा सब कुछ कर दिया, अब मैं रिपोर्ट बनाऊँ। तो रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है, वही रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारी डिटेल्स होगी, मतलब अच्छी खासी डॉक्यूमेंट, मतलब 200-800 पेजेस तक की हो सकती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। वो बना, इंपॉर्टेंट है, कंटेंट सारे डाल दिए, जनरल होएगी, बैकग्राउंड होएगा, फिजिबिलिटीज़ होएंगी सारी, सब कुछ। फिर वापस से जनरल इन्फॉर्मेशन, अब इन्होंने पूरे कंटेंट डाल दिए, जो 3-4 पेज पे ना कंटेंट ही है। देखो, थिंग्स टू कंसिडर वाइल राइटिंग अ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आ जाओ। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सब कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, और कवरिंग द फॉलोइंग एरियाज। अब वो लोग वापस से कंटेंट डाल दिए, 3 पेज पे कंटेंट है। नेक्स्ट आ जाओ लिमिटेशन, वो काम का है, ठीक है। मैं बता दूँ इसका ना पढ़ने वाला क्या है, मार्क कर लो खाली वो 4-5। पहले ये जो करा दो लिमिटेशन। लिमिटेशन में क्या है, पढ़ तो क्या है लिमिटेशन में, क्या आएगा देख, कि हर बंदा अपने हिसाब से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता है, तो देयर इज नो यूनिफॉर्म लोन एप्लीकेशन फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड फॉर लोन एप्लीकेशन फॉर्म्स बाय FI और बैंक्स। इसका मतलब क्या हुआ, तूने प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्यों बनाई, फाइनेंस लेने के लिए, तो पर किसी का भी फाइनेंस देने का या फॉर्म या एप्लीकेशन यूनिफॉर्म तो नहीं होता है ना, तो देयर इज नो यूनिफॉर्म एप्लीकेशन, तूने रिपोर्ट बना दी, वो उनके हिसाब से होएगी नहीं, ऐसा हो सकता है। नो यूनिफॉर्म फॉर्मेट फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, नो यूनिफॉर्म अप्रेजल प्रोसेस, और द रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन अजम्पशंस विच आर लाइकली टू चेंज, है ना। तो हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या बोलते हैं, हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं इसलिए क्योंकि हमें फंडिंग चाहिए, हम जो फंडिंग लेना चाह रहे हैं, वो जिससे लेना चाह रहे हैं, वो उसको क्या चेक करना है वही आपको नहीं पता। तो आपने सारा कुछ ऐसे बनाया होगा कि हमारे पास प्रॉफिट बहुत आएगा, पर उनका क्राइटेरिया ये होएगा कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तुरंत चाहिए पैसा। तो तुमने रिपोर्ट ज़्यादा प्रॉफिट से बनाई थी, उनको रिपोर्ट ज़्यादा ड्यूरेशन के हिसाब से चाहिए थी, राइट, आया समझ। तो बस वही दिया हुआ है कि रिपोर्ट तुम्हारी कैसी भी बनती है जिसका कुछ क्राइटेरिया नहीं होता, एग्जैक्ट फॉर्मेट इन्होंने कोई प्रिस्क्राइब नहीं करा, नहीं होता, बस आया समझ। ये चैप्टर के स्टार्टिंग में आओ एक बार फटाफट और मार्क कर लो, मैं क्या मार्क करवा रही हूँ एकदम स्पीड में। फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मार्क करो, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा आएगा इसके अंदर अभी इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल। इंडेक्स में से मार्क करने की सोच रही हूँ, इंडेक्स में टॉपिक नहीं दे रहा। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल और की पैरामीटर्स मार्क करो, मैनेजमेंट, टेक्निकल, मार्केटिंग, फाइनेंशियल, सोशल वाला, ठीक है। फिर फिजिबिलिटी स्टडी मार्क करो, ठीक है।
लीगल फिजिबिलिटी एंड ड्यू डिलिजेंस मार्क करो। मिल रहा है ना साथ साथ। अब आ जाओ काम का, टेक्निकल काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है। रोल ऑफ CS मार्क कर लो, 688 पर है। ठीक है, नेक्स्ट अथॉरिटीज़ वाला मार्क कर लो 696 पर। वायबिलिटी मार्क कर सकते हो, मुझे वैसे पता नहीं पीछे जो गया ना, स्टेप्स फॉर वायबिलिटी चेक 692 पर है। फिर तुम्हारा है फाइनेंशियल रिस्क असेसमेंट, मुझे काम का नहीं लगता, मुझे तो पता नहीं है, पर इंटरनल क्रेडिट रेटिंग और एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग मार्क कर लो 702 पर। मिला। प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाला मार्क कर लो, क्या होता है, इम्पोर्टेंस और कंटेंट। ठीक है, और लास्टली में लिमिटेशन मार्क कर लो बस। अपने एक ही मॉडल भरेंगे, दोनों वो दोनों ही भर दिया है।